आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग में स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री के जो बचे हुए कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न था उसका हम लोग हल देखेंगे। यह जो प्रश्न है विविध से लिया गया है, यानी पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में जो हम लोगों ने पढ़ा है उन सभी से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, उन सभी बिंदुओं को यहाँ पे लिया गया है। तो उसी सब का हम लोग यहाँ पे हल देखेंगे। तो इससे पहले के क्वेश्चन में हम लोगों ने 83 तक देखा था, तो आइए उससे आगे हम लोग देखते हैं। 84 में है। हाँ, एक ही और, अगर थ्योरी का क्लास आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखा जाए पहला क्वेश्चंस 84 में देखेंगे कि इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपर्युक्त उद्धरण का संबंध है। अब देखिए किसका प्रस्ताव मई में आता है और विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा उसमें थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। तो जो आता है वह कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन दिल्ली आता है कब? 24 मार्च 1946 ईस्वी को। उसके बाद जो वह अपना प्रस्ताव होता है वह मई यानी 16 मई को प्रस्तुत करता है। तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि जब वह प्रस्ताव को पेश करता है तो उसमें जो उसका उद्देश्य रहता है, पहला रहता है कि संविधान सभा का गठन करना, इसका प्रमुख उद्देश्य रहता है। और दूसरा रहता है भारत का विभाजन, यह उसका गौण उद्देश्य रहता है। वह स्थिति और परिस्थिति के अनुसार डिसीजन लेना था, लेकिन यह गौण रहता है। तो ध्यान में रखेंगे तो यह हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा साइमन कमीशन। तो 84 का क्या हो जाएगा? ए नंबर। सॉरी साइमन कमीशन नहीं, कैबिनेट मिशन। साइमन कमीशन तो 1928 में आया था। तो क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा कैबिनेट मिशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक चीज़ और आपको हम बता दें कि देखिए भारत का विभाजन करना मुख्य उद्देश्य तो था नहीं, लेकिन वह परिस्थिति के अनुसार लिया है, क्योंकि मुस्लिम लीग जैसे ही क्या होता है, संविधान सभा में जब चुनाव होता है उसमें से कांग्रेसों का जब वर्चस्व बढ़ता हुआ देखता है तो इससे वह क्या होता है, भयभीत हो जाता है। कौन? मुस्लिम लीग। जब देखता है कि 78 में से मात्र 73-30 और वहाँ कहाँ 299 में से कांग्रेस को लगभग 200 समथिंग सीट आया हुआ रहता है, 25% से भी कम मुस्लिम लीग को सीट मिलने के कारण वह भयभीत हो जाता है और वहीं पर वह मांग कर देता प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। और वह क्या करता है, ये कैबिनेट मिशन का अथी कर देता है, मतलब उससे हट जाता है, उसको साइड कर देता है और वो मांग कर देता है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। तो वही 16 मई 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मांगता है, और जिसमें क्या होता है, भयंकर दंगा होता है, लाखों लोग मारे जाते हैं, कईयों लोग का हत्या होता है उसी के कारण। तो वो आगे भी चर्चा होगी उसकी। कैबिनेट मिशन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85 में, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे तो किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए हुए रखी थी? तो अब हम लोग जानते हैं नेपोलियन कौन था। तो नेपोलियन यह फ्रांस का एक सेनापति था जो मात्र महज 23 वर्ष की उम्र में फ्रांस के लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में नियुक्त होता है। और यह एक ऐसा योद्धा है जो जब ये जीतना स्टार्ट करता है तो बोला जाता है ये अपने 60 युद्धों में से मात्र 7 युद्ध हारा था, सभी को जीता था। और वह जीतना स्टार्ट करता है, जीतते हुए सभी को मिलाना स्टार्ट करता है। शायद अगर बोला जाता है कि अगर रूस में इसकी हार ना होती तो आज यह पूरे दुनिया पे इसका मतलब अधिकार होता, मतलब इतने देशों को वो जीत लिया था, सोचिए। तो उसी का रहा है कि जब क्या हो रहा था, यूरोप में साम्राज्य का धाराशाही हो रहा था। तो आप याद करिए यूरोप में साम्राज्य का धाराशाही कब हो रहा होता है? वह होता है 1805 ईस्वी में। क्या होता है देखिए, थोड़ा समझिए कि यूरोप के जो अन्य देश पर जो नेपोलियन के आधिपत्य स्थापित करने के प्रयास को निसफल करने के लिए यूरोप क्या करता है, एक गुट का निर्माण करता है। किसके विरुद्ध? फ्रांस के विरुद्ध। क्योंकि नेपोलियन कहाँ का था? वह फ्रांस के था। वह एक पहले सैनिक होता है, फिर वह 23 वर्ष की उम्र में लेफ्टिनेंट कर्नल बनता है और यह एक महान योद्धा के रूप में जाना जाता है। वो आप तो पता ही चल गया होगा कि जब जो इतने युद्ध, जो 60 युद्ध किया, 60 में से मात्र 7 हारा, तो आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि उसकी जो शक्ति सीमा थी वह कहाँ तक थी। तब वही 1805 ईस्वी में क्या करता है, यूरोप के जो अन्य देशों पर अधिकार से बचने के लिए क्या करता है, यूरोप इसके विरुद्ध, फ्रांस के विरुद्ध एक गुट का निर्माण करता है जो तृतीय गुट के रूप से जाना था। इसमें इंग्लैंड होते हैं, ऑस्ट्रिया, रूस और स्वीडन होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये नेपोलियन के द्वारा, फ्रांस के द्वारा हमला किया जाता है। तो आपको मालूम होगा 1805 ईस्वी में एक ट्राफलगर का युद्ध होता है जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व नेल्सन करता है और फ्रांस और स्पेन मिलकर उसका लड़ता। भयंकर युद्ध होता है ट्राफलगर। हालांकि नेल्सन तो मारा जाता है, लेकिन राष्ट्र में
फ्रांसी का हार होता है तो वह उसको तो भयभीत खत्म हो जाता है कि समुद्र की तरफ से तो अब फ्रांस नहीं आएगा। तो यही होगा उस समय जो भारत में कौन थे, तो अब हमारे अनुसार तो वेलेस्ली होना चाहिए, क्योंकि वेलेस्ली का शासनकाल क्या रहता है, 1798 से 1805 ईस्वी होता है। तो हमारे अनुसार तो वेलेस्ली होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर कहीं कहीं पर देखने को लॉर्ड हेस्टिंग्स मिलता है। अब बताइए, लॉर्ड हेस्टिंग का शासनकाल 1813 से 1823 होता है, और आपको मालूम होगा कि 1815 ईस्वी में क्या होता है, नेपोलियन की हार ही हो जाती है, मतलब वो समझिए मर ही जाता है, क्योंकि उसके बाद वो रूस पर हमला करता है 1815 ईस्वी में। उसी के बाद तो वो हार जाता है ना, क्योंकि वो बोला जाता है कि वो ठंडा प्रदेश भी था, इसके कारण उसके सैनिक उस वातावरण को क्या कर पाते हैं, अच्छा से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। उसी युद्ध के बाद उसको भेज दिया जाता है पूरा, किसमें सेंट हेलेना करके एक जगह है, वहाँ पर उसको भेज दिया जाता है। तो हमारे अनुसार तो लॉर्ड वेलेस्ली होना चाहिए। अगर आप के अनुसार कुछ इसका आंसर्स और होगा तो आप कृपया वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना सजेशन दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 86 में, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था, तो वह थे सरदार पटेल। आपको मालूम होगा जब कैबिनेट मिशन आया था तो कैबिनेट मिशन से आधिकारिक वार्ता रूप से बात करने के लिए कांग्रेस की तरफ से कौन कौन गए थे, अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, यही तीनों गए थे उससे आधिकारिक रूप से वार्ता करने। ये भी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि वह कौन से लोग थे जो कैबिनेट मिशन से आधिकारिक वार्ता करे गए थे, यही तीन थे, तो सरदार पटेल बोला जाता है यह इसके पक्ष में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 87 में करा सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करिए। सूची 1 पुस्तक है और सूची 2 में लेखक है। देखिए करा द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इसका हिंदी हुआ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो बताइए, जब हम लोग 1857 के क्रांति पढ़े थे तो वहाँ पर हम लोगों ने स्पष्ट देखा था कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन कहे थे, विनायक यानी ये बी.डी. सावरकर, जिसको विनायक दामोदर सावरकर कहते हैं। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि उस वक्त हमने चर्चा किया था कि उस समय राष्ट्रीय विद्रोह कौन एकमात्र ब्रिटिशर्स था जो कहा था, वह डिजरायली था, और एक भारतीय थे अशोक मेहता। तो यह भी प्रश्न पूछ देता है कि 1857 के क्रांति को कौन क्या कहा था, राष्ट्रीय विद्रोह, तो डिजरायली हो जाएगा और भारतीय अशोक मेहता। और एक प्रश्न उससे यहाँ से और पूछता है, ना ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, वह किसने कहा था, इसका प्रश्न का जवाब आप दीजिए। उसके बाद आनंद मठ है। आनंद मठ वह बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा गया, इससे पहले बहुत बार चर्चा हुई। आनंद मठ क्या है, आनंद मठ में 1770 से 1774 ईस्वी के बीच का चित्रण किया गया है, जो 1770 ईस्वी में बंगाल में महाअकाल आता है। उस अकाल से किस प्रकार से जनता त्रासदी होकर एक जगह से छोड़कर दूसरे जगह जाना स्टार्ट करती, लूट मार हत्याएं किस प्रकार से बढ़ जाती है। उसी बीच में सन्यासी विद्रोह होता है, वही जब उसमें एक कहानी भी पढ़ने को मिलेगा, जब क्या होता है, महेंद्र और कल्याणी दो होते हैं, जब अपने अबोध शिशु को लेकर जब निकलते हैं तो क्या होता है, उनको पकड़ लिया जाता है, और जो उनको कौन छुड़ाता, भावनानंद सन्यासी के द्वारा से पाया जाता है। वही भावनानंद वहाँ पर गीत गाता है, वंदे मातरम सुजलाम सफलाम, जो बाद में बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ में शामिल किए हैं। कब शामिल किए थे, जब वह क्या होते थे, पहले ब्रिटिशर्स के ज़माने में कोई भी सरकारी समारोह होता था, उसमें जो एक तरह से जो अभिवादन गाया जाता था वह कहता था गॉड सेव द क्वीन। इससे काफ़ी वो क्या हुए, आघात हुए बंकिम चंद्र चटर्जी। उनको लगने लगा कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमारी मातृभूमि को प्रेरित करे, हमारे मातृभूमि का होना चाहिए। तब उसी के बाद ओत प्रोत से होकर वह वंदे मातरम को लिखते हैं, 2 लाइन, प्रथम 2 लाइन, जो बांग्ला भाषा में स्टार्टिंग में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और यह आनंद मठ कब प्रकाशित होता है, 1882 में प्रकाशित होता है, यह भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है फिर लाइफ डिवाइन। अब लाइफ डिवाइन क्या था, याद करिए अरविंद घोष। अरविंद घोष की जैसे ही बात याद आती है, याद आ जाता वो सभी समय जिसकी चर्चा हम लोग पहले भी किए थे, जब वह 1789 ईस्वी में कहाँ जाते हैं, वह इंग्लैंड में उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं। इनके पिता का शौक़ रहता है कि यह ICS का परीक्षा पास करिए, अपने पिता के अरमानों को पूरा करने के लिए ठीक पढ़ाई करते हैं, और 1890 ईस्वी में वो ICS का परीक्षा निकालते हैं। लेकिन एक असाधारण प्रतियोगिता, घोड़े की जो घुड़सवार होता है उसमें वो नहीं हो पाते हैं। उसके बाद 1893 ईस्वी में भारत वापस आते हैं। उसके बाद वो वापस आने के बाद क्या होता है, वह उनके द्वारा कौन, वंदे मातरम पत्रिका अंग्रेजी में प्रकाशित किया जाता है, जो काफ़ी मतलब चर्चित होता है। बोला जाता है बंगाल विभाजन के बाद उनमें अहम भूमिका रहती है, किनका अहम भूमिका, अरविंद घोष का।
तो उसके बाद फिर कौन होता, अलीपुर बम कांड होता है 1908 ईस्वी में, जिसमें मुजफ्फरपुर किंग्सफोर्ड होता है। मुजफ्फरपुर से जब पदोन्नति कर उसको भेजा जा रहा होता है तो 1908 ईस्वी में बम हमला होता है, उसके कारण उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर वह जेल में रहते हैं। उसके बाद सी आर दास के नेतृत्व में इनको निकाला जाता। फिर जब 1914 ईस्वी में यह निकलते हैं, 1910 ईस्वी में निकल जाते हैं, फिर वहाँ से निकल कर यह सभी आंदोलन गतिविधि को छोड़कर यह कलकत्ता से पांडिचेरी चल जाते हैं और वहीं पर रहते हैं, मंथन करते हैं, गीता और अन्य साहित्य पुस्तकों का गहन मंथन करते हैं। उसी के बाद वो लिखते हैं एक और पत्रिका, जो देखिए आर्य नामक मासिक पत्रिका निकालते हैं। ये काफ़ी चर्चित हुआ था क्योंकि इस पर धारावाहिक भी आया था। इसमें गीता का समावेश है, किस प्रकार से उसको संशोधन कर उसमें नए पंक्तियों को वो सभी लिखा गया अरविंद घोष के। उसके बाद 1926 ईस्वी में वो सभी राजनीतिक व सार्वजनिक गतिविधि को त्याग देते हैं, यानी भाषण से दूरी बना लेते हैं, सभी से दूरी बना लेते हैं। और 1926 से 1949-50 ईस्वी तक वो क्या करते हैं, चिंतन और आध्यात्मिक में अपना जीवन बताते हैं। वही चिंतन आध्यात्मिक में जो वह पुस्तक लिखते हैं 1949 ईस्वी में, लाइफ डिवाइन, जो महान कृतियों में जाना जाता है किनका, अरविंद घोष का। फिर 1950 में तो इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आशा करते हैं अरविंद घोष से जो तीनों जो पूछा जाता है उसका क्रम से कहानीबद्ध से हम समझा दिए, आपको याद हो गया होगा। उसके बाद साधना है। साधना क्या है, तो यह साधना किनके द्वारा लिखा गया, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। तो आप ध्यान में रखेंगे, साधना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। और आपको पता होगा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में इनको पहली बार नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इनके द्वारा और भी चर्चित पुस्तक है जिसमें बात किया गया। हाँ, साधना जो पुस्तक है उसमें मुख्य रूप से जो बात किया गया है, देखिए ध्यान से भी निकल गया। और बाकी जो अन्य पुस्तक हैं, गीतांजलि जिनको नोबेल पुरस्कार इनको मिला, उसके बाद चित्रा है, उसके बाद ये है पोस्ट ऑफिस भी है जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है। तो ये सभी जो है पुस्तकें जो इनके द्वारा लिखी गई है वो अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 88 में कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। अब देखिए थियोडर बेक है, इल्बर्ट बिल है, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, उनके सामने सब संबंधित हैं। तो देखिए थियोडर बेक कौन थे, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, बिल्कुल सही है। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में यह 1899 ईस्वी से 1883 से, कब, थियोडर बेक 1883 ईस्वी से 1899 ईस्वी तक प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत रहे थे। यह मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वही है जो किनके प्रयास से, सैयद रहमत अली के द्वारा यह क्या किया जाता है, यह घटना किया जाता है। आपको पता होगा कि जो रहमत अली थे, सैयद रहमत अली, वह किसके में मतलब बात की जाए मुसलमानों में उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक तथा अग्रिम माने जाते हैं। जब भी मुसलमानों की उच्च शिक्षा की बात की जाती है तो चौधरी रहमत अली का याद आता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, उच्च शिक्षा के लिए काफ़ी संघर्ष किया। उन्होंने ब्रिटेन की यात्रा की और उसी के तर्ज पर वहाँ पर जाकर उन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालय को करीबी से देखा और उसी के तर्ज पर वह बनाए थे, यह मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किए थे। हालांकि इनका नाम पहले कुछ और था, बाद में चेंज करके मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल किया, फिर बाद में इसी का नाम 1920 ईस्वी में चेंज करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाया गया था। तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद इल्बर्ट बिल क्या था, यह लॉर्ड रिपन के शासनकाल में लाया गया था, ये आपको मालूम ही होगा। इल्बर्ट बिल जो 1883 ईस्वी में लॉर्ड रिपन, जिसको भारत का उद्धारक के रूप में भी जाना जाता है, इल्बर्ट बिल था क्या, इसमें था कि ब्रिटिशर्स जो न्यायाधीश होते थे, जो यूरोपीय न्यायाधीश होते थे, भारतीय न्यायाधीश को यूरोपीय न्यायाधीश या ब्रिटिशर्स न्यायाधीश के बराबर का अधिकार दिलाना था, यही था इल्बर्ट बिल। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स नागरिक थे उसका मुकदमा ब्रिटिशर्स देखता था, तो इसको अधिकार को बराबर किए थे कि अगर ब्रिटिशर्स का भी मुकदमा है वह भारतीय न्यायाधीश देख सकता है। तो इल्बर्ट बिल यही था। उसके बाद फिरोज शाह मेहता कौन थे, याद करिए। फिरोज शाह मेहता यह वही व्यक्ति हैं जो बोला जाता है कि मतलब उस समय मतलब सबसे पहला मतलब स्टार्टिंग में 1868 ईस्वी में ही यह क्या किए थे, वहाँ से बैरिस्टरी की पढ़ाई कर 4 साल के बाद भारत लौटे थे। अच्छे जो क्रांतिकारी थे, जो राष्ट्रविद थे, वह इनसे परामर्श लेते थे। बोला जाता है फिरोज शाह मेहता वैसे व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों को कानूनविद के द्वारा मज़ा चखाया था, काफ़ी उनको परेशान किया था, इतने ये जानकार कानूनविद व्यक्ति थे। यही फिरोज शाह मेहता हैं जो 1872 ईस्वी में बम्बई महापालिका के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। फिर यही 1890 ईस्वी में यह क्या रहे थे,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी चुने गए थे। और उसके बाद 1890 के बाद 1891 ईस्वी में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इन्हीं के द्वारा स्थापना किया गया था। तो ध्यान में रखेंगे ये सभी कृतियाँ इनके द्वारा हासिल किया गया था। उसके बाद है बदरुद्दीन तैयब जी। अब बदरुद्दीन तैयब जी कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी का संबंध मुस्लिम लीग से नहीं होगा। आपको पता होगा बदरुद्दीन तैयब जी जो क्या थे, वो मतलब पहले मुस्लिम थे जो बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, लगभग ये चौथे थे शायद, चौथे नहीं थे, मतलब एक बार देख लीजिएगा। बदरुद्दीन तैयब जी पहले कौन हुए? WC बनर्जी हुए। उसके बाद दूसरे कौन हुए? दूसरे हुए थे दादा भाई नौरोजी। तीसरे बदरुद्दीन तैयब जी, तो तीसरे थे जो मद्रास के थे, मद्रास में हुआ था। तो देखिए बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह क्या थे? यह कानूनी पढ़ाई करने के लिए भी, बैरिस्ट्री का पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। इंग्लैंड की से बैरिस्ट्री की पढ़ाई कर यह बदरुद्दीन तैयब जी भारत लौटते हैं। और बोला जाता है कि जब बदरुद्दीन तैयब जी बैरिस्ट्री की पढ़ाई कर इंग्लैंड से भारत में आते, उस समय वो मुंबई में वकालत करते। और उस वक्त जब वो वकालत करते, कोई भी भारतीय उस मुंबई न्यायालय में ना कोई वकील ना कोई न्यायाधीश के पद पर था। ये पहले थे जो बदरुद्दीन तैयब जी उसमें थे। बाद में हालांकि वो इनको पदोन्नति कर न्यायाधीश भी बनाया जाता। और आपको मालूम होगा कि जब बाल गंगाधर तिलक क्या होते हैं, देशद्रोह के आरोप में जब वह जेल जाते हैं, तो जमानत के आधार पर छुड़ाने में अहम भूमिका बदरुद्दीन तैयब जी की होती है। अब याद करिए कि बाल गंगाधर तिलक कब जाते हैं देशद्रोह के मुकदमे? 1897 ईस्वी में, जब केसरी में भारत का दुर्भाग्य, देश का दुर्भाग्य शीर्षक निकालते हैं, जिसमें वो ब्रिटिशर्स की आलोचना करते हैं, वही ना उन पर आरोप लगाकर उनको जेल में डालता है। तो वही है बदरुद्दीन तैयब जी। तो मुस्लिम लीग का संबंध तो बदरुद्दीन तैयब जी से नहीं है, मुस्लिम लीग का संबंध आगा खां से है। अगर मुस्लिम लीग की बात आती है तो याद करिए मुस्लिम लीग किस प्रकार से इसका स्थापना होता है। इसकी स्थापना के लिए बात की जाए, आगा खां नेतृत्व करता है। जब मुसलमानों को क्या होता है, सरकारी सेवा में नियुक्ति दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा होता, तब वही क्या होता है, मिंटो से जाकर मिलता है। उस वक्त लॉर्ड कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो आता है। तो और मार्ले क्या होता है, मार्ले ये भारत का ये सचिव होता है। और मार्ले मिंटो यहाँ का क्या होता है, ये गवर्नर जनरल होता है, वाइसराय होता है। तो वही मार्ले भी इसके पक्ष में होता है। तो वह सचिव देता, वह क्या सजेशन देता है कि आप जाइए अलीगढ़ के मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मिलिए। वही जाते हैं अलीगढ़ के प्रिंसिपल आर्चीबाल्ड से मिलने के लिए। फिर क्या होता है, वही आर्चीबाल्ड क्या होता है, वहाँ के जो सचिव होता है कौन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, उल मुल्क के सामने रखता है। फिर उल मुल्क उनको सजेशन देते हैं कि 4000 मुसलमान, मतलब हमें क्या चाहिए, वे सभी मुस्लिमों का जो आप मांग रहे हैं हक कि हमको सरकारी सेवा चाहिए, आप इतना इतना मुस्लिमों का हस्ताक्षर कर, वही 4000 मुस्लिमों का हस्ताक्षर कर लाता है और सौंपता है। उसके बाद जो उसका मांग रहता है, इसमें मुख्य मांग रहता है मुसलमानों को सरकारी सेवा में उचित स्थान मिले, नौकरियों में प्रतियोगिता की पद की समाप्ति हो, उच्च न्यायालय तथा मुख्य न्यायालय में न्यायाधीशों के पद पर मिले। उसके बाद नगर पालिकाओं में दोनों समुदाय के प्रतिनिधियों को भेजने का अलग से सुविधा हो। विधान परिषद के लिए मुस्लिमों के जमींदार, वकील, व्यापारियों, जिला परिषद, इस सभी का क्या हो, सदस्य हो। 5 वर्ष का अनुभव वाले मुस्लिमों को स्नातक अलग से निर्वाचन, उसके बाद वही मिलता है। तो वही इसी प्रकार कहा जाता है कि लॉर्ड मिंटो के प्रतिनिधित्व में क्या होता है, अब मुसलमान क्या बनता, एक तरह से राजनीतिज्ञ में प्रवेश कर जाता है। वहाँ से वहीं पर आता है। उसके बाद नवाब जो ढाका के क्या रहते हैं, नवाब सलीमुल्लाह खां, उन्हीं के नेतृत्व में मुस्लिम ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस नामक संस्था का सुझाव किया जाता है। उसके बाद 30 दिसंबर को कलकत्ता में एक सम्मेलन बुलाया जाता है। वही नवाब बाकर उल मुल्क के द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर मुस्लिम संगठन की नींव डाली जाती है। वही उस संगठन का नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रखा जाता है। तो आगा खां नेतृत्व करते रहते हैं। लेकिन जब जो अध्यक्ष जो पहला बार किया जाता है, हालांकि जो पहला अध्यक्ष था वह उसको उतना, मतलब उसमें जो अस्थाई अध्यक्ष नहीं नियुक्त किया गया था। अस्थाई जो दूसरा होता है ढाका में, उसमें जो कौन होते हैं, इसलिए सलीमुल्लाह खां को भी जाना जाता है, क्योंकि प्रथम बार वहीं क्या हुआ था, मुस्लिम का संस्था का स्थापना किया गया था, जो जाना गया था मुस्लिम ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस के नाम में। बाद में नाम परिवर्तन करके मुस्लिम रखा जाता। तो इसका हो जाएगा कौन सा सुमेलित सही सुमेलित है, 1 2 3 सही सुमेलित है, डी नहीं सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 में देखेंगे, निम्नलिखित का सही सही कालानुक्रम क्या है। तो देखिए क्या है कालक्रम सबका। पहला है वुड का एजुकेशन डिस्पैच। अब याद करिए वुड का एजुकेशन डिस्पैच क्या आया था, वो 1854 ईस्वी में, जब क्या करता, चार्ल्स वुड के द्वारा डलहौजी को 1854 ईस्वी में पत्र लिखकर क्या बोला जाता है
कि महिलाओं की शिक्षा तथा विश्वविद्यालय की शिक्षा अंग्रेजी में होना चाहिए। यही जो पत्र लिखता है वह वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। मैकाले का मीन टर्म एजुकेशन क्या था? तो मैकाले का मीन टर्म एजुकेशन क्या होता है? जब मैकाले विधि सदस्य के रूप में नियुक्त होता है, कब? 1833 के अधिनियम के तहत 1834 ईस्वी में क्या होता है? लॉर्ड मैकाले विधि सदस्य नियुक्त किया जाता है। और वह विधि सदस्य क्या करता है? वह एक 1835 ईस्वी में स्मरण पत्र लिखता है। किसको स्मरण पत्र लिखता है? ये जो उस समय रहते हैं 1833 के 1834 ईस्वी में, तो वो पत्र लिखता है। उसके बाद उसमें क्या किया जाता है? वो पत्र लिखता है और उस पत्र में बात की जाती है कि क्या हो, मतलब अंग्रेजी शिक्षा की बात की जाती है। तो वही क्या होता है? अंग्रेजी शिक्षा को स्वीकार कर लिया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, कौन होता है? लॉर्ड विलियम बेटिंग होता है। तो वही बेटिंग के द्वारा क्या कहता है? वो शिक्षा को स्वीकार कर लिया जाता है। तो ये 1835 का अधिनियम पारित कर दिया जाता है। और आपको एक बात ध्यान देना होगा कि यही इसी में से जो होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या था? यही मैकाले के द्वारा डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दिया गया था। तो हमने क्या बताया? जब मैकाले आता है 1834 ईस्वी में, किस पर? ये सचिव के पद पर क्या बोलता है? मैकाले विधि सदस्य के तौर पर नियुक्त होता है 1834 ईस्वी में। उसके बाद 1835 ईस्वी में मैकाले के द्वारा अपना स्मरण पत्र गवर्नर जनरल के परिषद के समक्ष प्रस्तुत करता है और विलियम बेटिंग के द्वारा वह पत्र स्वीकार करते हुए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 ईस्वी लाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है? जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी होता है, इसका मतलब होता है अधोगमी निस्पंदन का सिद्धांत। इसका मतलब होता है कि भारत के उच्च तथा मध्यम वर्ग के एक छोटे से हिस्से को शिक्षित करना, ताकि ऐसा वर्ग तैयार हो जो रंग और खून से भारतीय हो लेकिन विचार और नैतिकता की बुद्धि से ब्रिटिश हो। यही होता है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो ये भी पूछ दिया जाता है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद द सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट। द सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट क्या था? यह था कि 1944 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा 1944 अंग्रेजों के द्वारा एक लक्ष्य रखा गया था कि 40 वर्षों के अंदर पूर्णतः साक्षर बनाना भारतीयों को। तो यही था। उसके बाद हंटर रिपोर्ट तो आपको पता है, वो 1882 में लाया गया था। हंटर आयोग था क्या? यह मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया था। तो अब बताइए सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले आएगा वुड डिस्पैच आएगा थी। मैकाले का मिंट कब आता है? यह आता है 1835 ईस्वी में। तो 1835 ईस्वी वाला पहले आएगा। उसके बाद वुड डिस्पैच आएगा, 2 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 4 आएगा। हंटर रिपोर्ट 1882 में, फिर 1917 द सर्जेंट एजुकेशन जो आता है 1944 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 में देखिए, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र यह ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा शुरू किया जाता है। यह जो अखबार होता है वो कौन भाषा? बंगाली भाषा में शुरुआत किया जाता है ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा। इसके जो संपादक रहते हैं द्वारकानंद विद्याभूषण होते हैं। इसमें मुख्यतः जो सोम प्रकाश होता है, इसमें क्या चीज़ पर बल दिया जाता है? विशेष रूप से विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह को केंद्रित इस पर बात किया जाता है। तो यही ईश्वरचंद विद्यासागर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 में देखिए, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किनके द्वारा था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, ये किनके द्वारा लिखा गया था? यह लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो याद करिए कि भारत का और बांग्लादेश का दोनों का जो राष्ट्रगान है वह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। भारत का जन गण मन और बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला, यह वही रविंद्रनाथ टैगोर हैं। जब याद करिए बंगाल विभाजन के समय 1905 ईस्वी में इन्होंने 16 अक्टूबर को क्या किया था? मैत्री दिवस के रूप में मनाने का योजना किया था और मनाया भी गया था, जिसमें कहा गया था कि हम जरूर, अंग्रेज़ों ने तो बंगाल विभाजन जरूर कर दिया, लेकिन हम लोग अभी भी एक दूसरे की भलाई चाहते हैं, एक दूसरे के ये भाई बहन है। तो वही एक दूसरे को राखी बांधकर मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये वही रविंद्रनाथ टैगोर हैं जिनको क्या क्या था? सबसे पहली बार क्या था? नोबेल पुरस्कार दिया जाता 1913 में गीतांजलि के लिए। तो आशा करते हैं आपको ध्यान में रहेगा। उनके द्वारा और भी लिखा गया, चित्रा हो गया, साधना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 में, लॉर्ड मैकाले संबंधित है। अब लॉर्ड मैकाले किस लिए संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा में सुधार के लिए। आप याद करिए मैकाले क्या होता है? जब 1834 ईस्वी में विधि सदस्य के रूप में आता है, तब लॉर्ड विलियम बेटिंग को
कौन होता है? लॉर्ड विलियम बेटिंग को पत्र लिखता है, और जो पत्र लिखता है वो क्या कहता है? स्मरण पत्र कहलाता है, जिसको मिन्यूट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ मिनट ऑन एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें क्या होता है? अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित कर दिया जाता है लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा। तो अंग्रेजी शिक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 93 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी थी? तो यह सुबह आज़ादी नामक कविता फैज़ अहमद फैज़ के द्वारा लिखा जाता है। ये फैज़ अहमद फैज़ कौन थे? यह बहुत मतलब बोला जाए इनके बारे में, ये काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं। ये इनको कहा जाता है मशहूर शायर, कहिए मशहूर शायर के रूप में भी जाने जाते हैं, मशहूर इतिहासकार के रूप में भी जाने जाते हैं, मशहूर स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाने जाते हैं। जो फैज़ अहमद फैज़ थे, यह पंजाब के सियालकोट हैं, जो भारत की आज़ादी के समय भारत में थे, लेकिन भारत का जब विभाजन हो जाता है तो उस समय वो पाकिस्तान में चला जाता है। ये फैज़ अहमद फैज़ ऐसे शायर थे जिनके द्वारा बहुत सारे शायर लिखे गए, जो काफ़ी प्रसिद्ध और काफ़ी चर्चित है। अभी हाल में एक घटना हुआ था, याद करिए, जब CAA का प्रदर्शन हो रहा था, नागरिकता संशोधन कानून का, तो उसमें क्या था कि आपको पता होगा कि IIT के कानपुर में कुछ जो वहाँ के विद्यार्थी थे, उन्होंने फैज़ अहमद फैज़ का लिखा हुआ एक पंक्ति को गाया था, जो पंक्ति था लाजिम है कि हम देखेंगे अब अर्ज एक खुदा के काबे से साबुत उठाए जाएंगे। यही लाजिम है जो काफ़ी चर्चित हुआ था, जिसको लेकर कानपुर में कमेटी में बिठाई गई थी कि क्या यह हिंदू विरोधी है। उसके बाद इनके द्वारा और भी बहुत अच्छे अच्छे चीज़ लिखा गया है, 2-3 को जैसे हम आपको बता देते हैं। खुदा वो वक्त ना लाए कि सौगावर हो, ये इनके द्वारा भी लिखा होगा। उसके बाद एक और कविता इनके द्वारा लिखा गया शायर, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे मेरे महबूब ने मांगा। तो ये सभी उनके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 94 में, करा निम्नलिखित में से कौन एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित किया गया? कौन सा जर्नल? तो ये अल हिलाल है। अब अल हिलाल किस परिस्थिति में इनके द्वारा अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित किया गया था? अब याद करिए, अबुल कलाम आज़ाद क्या होते हैं? पहले तो वह उनके पिता क्या होते हैं? उनके पिता पारसी होते हैं, माँ अरबी होती है। ये मुस्लिम एक तरह से होते हैं जो स्टार्टिंग में है। उसके बाद ये 1857 के क्रांति के बाद इनका पूरा परिवार पिता कहाँ चले जाते हैं? वह चले जाते हैं मक्का। फिर क्या होता है? 1890 ईस्वी में वह भारत वापस लौट आते हैं। फिर वही उस समय वह 11 वर्ष के हो चुके थे कलाम जी। 1905 से 1912 ईस्वी में वह जब भारत में आते हैं तो 1905 से अबुल कलाम आज़ाद की अहम महत्वपूर्ण भूमिका होती है बंगाल विभाजन में। वह आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। वह एक पत्रिका का प्रकाशन करते हैं, अल हिलाल, जो उर्दू में रहता है, जो क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी को काफ़ी क्या करता है? प्रोत्साहित करता है, और वह क्रांति में आगे बढ़ाने का काम करता है। उसके बाद आपको पता हो 1920 ईस्वी में इनको इसी के लिए क्या कहता है? रांची में नज़रबंद कर दिया जाता है। फिर क्या होता है? आपको इनको मरने के बाद 1992 ईस्वी में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जाता है। यही अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, जो अल हिलाल नामक पत्रिका इनके द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 का सूची 2 से सुमिलित करिए। सूची 1 में लेखक है और सूची 2 में कीर्ति है। अब देखिए, सूची 1 में है बंकिम चंद्र लेखक हैं और कीर्ति उनके द्वारा। तो आपको मालूम होगा, जैसे बंकिम चंद्र का याद आता है तो उनके द्वारा लिखा हुआ कौन कौन बुक याद आ जाता है? आनंद मठ हो गया, बंकिम चंद्र के द्वारा ही लिखा गया। दुर्गेश नंदिनी, जो उनका पहला उपन्यास था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि दुर्गेश नंदिनी में क्या था? उसमें उन्होंने सुंदरता और प्रेम का बखान किया है। क्या होता है सुंदरता, उसको लेकर उन्होंने 4 स्त्रियों का उसमें वर्णन किया है। कौन कौन 4 स्त्री थी? एक तिलोस्मा थी, बिमला थी, और कौन? आसमानी थी, और एक और कौन थी? एक थी आयशा थी। ये 4 का उसमें समझाया है क्या होता है। उसके बाद दूसरा क्या है? कपाल कुंडलम दूसरा है, जो 1866 में प्रकाशित किया गया था। यह भी काफ़ी चर्चित पुस्तक है। देखिए, कपाल कुंडलम में क्या है? इसमें क्या होता है? कपाल कुंडला नामक एक वनवासी कन्या होती है, और उसका विवाह सतग्राम के नवकुमार लड़के से प्यार करने के कारण उसका विवाह हो जाता है। तो देखिए, ये जो लड़का होता है नवकुमार, ये रहता है कहीं दूसरे देश का रहता है। वह नाव से आता है
कहाँ आता है, एक मतलब नाव पर भटक कर तट पर पहुंच जाता है। फिर वो जो नाव में जो लोग रहते हैं उनके लिए ये खाना लाने के लिए जंगल में जाता है, और जंगल में जब जाता है तो काफ़ी लेट हो जाता है, और जब आता है तो नाव वो कहीं और जा चुका होता है, वहाँ से निकल जाया करता है। फिर इतना रात हो जाता है उसकी वहाँ पर, फिर इसको एक कोई बन की ही मिलती है जो उसको वहाँ पर रात भर रखती है, खाना भी देती है। सुबह उसको बलि के लिए लाया जाता है तो वही वहाँ पर आ जाती है, कौन, ये आ जाती है कपाल कुंडला आ जाती है, जो वहाँ से उसको बचा कर ले जाती है उसकी माँ के पास, जो भविष्य के लिए वो देख रही होती। काफ़ी अच्छा बुक है, काफ़ी मतलब मज़ा आएगा पढ़ने में, मौका मिलेगा तो पढ़िएगा कपाल कुंडम। और वही उसी में फिर है एक और है देवी चौधरानी, उन्हीं के द्वारा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। देवी चौधरानी में जो मुख्यतः किन बातों पर जोर डाला गया है, इसमें एक नारी के गौरव कथा की बात कही गई जो ससुराल से निकाल दी जाती है और पूरा आजीवन भर अपना पति परायण रहती है। यह देवी चौधरानी बोला जाता है। निकालने के बाद यह डाकुओं से इसका भिड़ंत होता है, उसके बाद ये डाकू भी बन जाती है, लेकिन डाकू होते हुए भी कहीं डाका नहीं डालती है। अंत में इसके पास पत्ता पड़ता है, तो काफ़ी धन दौलत भी होता है, लेकिन जब भी ये धन दौलत है वह गरीब और असहाय में ही वितरण करती है। यही है देवी चौधरानी में। तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। उसके बाद है दीनबंधु। अब देखिए इस दीनबंधु में से किन के द्वारा लिखा गया, तो दीनबंधु नील दर्पण। नील दर्पण वही आपको मालूम होगा जो बंगाल में नील दर्पणों के किसान की जो स्थिति थी, किस प्रकार से अंग्रेज उस पर शासन कर रहे थे, दुराचार कर रहे थे, शोषण कर रहे थे, उसी का वर्णन है 1859-60 में। तो ये हो जाएगा दीनबंधु, दीनबंधु मित्र, नील दर्पण। और प्रेमचंद के द्वारा एक लिखा गया, उनके द्वारा शतरंज का खिलाड़ी। आपको मालूम होगा प्रेमचंद के द्वारा जो किताबें कुछ लिखी गई जो बार बार पूछा जा रहा है, गोदान हो गया 1936 में, गबन हो गया, प्रेम पचीसा हो गया, और एक शतरंज का खिलाड़ी। इस शतरंज का खिलाड़ी मुख्यतः ये जो शीर्षक का नाम क्यों दिया गया, देखिए क्या होता है, ये जब लिख रहे होते हैं प्रेमचंद 1924 ईस्वी में इसको लिखते हैं शतरंज का खिलाड़ी का, तो ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या होता है कि वाजिद अली के शासनकाल होता है, परिस्थिति के यथार्थ कार्य का इसमें चित्रण किया गया है। इसमें राजा और प्रजा सभी बटेर और तीतर एक प्रकार का खेल होता है, उसको लड़ाने में लगे हुए हैं, चौसर खेलने और शतरंज खेलने में लगे हुए हैं, अफीम गांजा पीने में व्यस्त, मतलब पूरा विलासिता का इसमें दिखाया गया किस प्रकार से राजा प्रजा सभी विलासिता के भोग कर रहे हैं, और उस समय जो प्रजा की आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय होती है, फिर भी राजा का ध्यान आ जाता है। उसी पर ये प्रकाश डालते हैं शतरंज का खिलाड़ी में। तो आशा करते हैं आपको सभी क्लियर हो गया हो, कभी भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 96 में, गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। तो गोल्डन थ्रेशहोल्ड, तो इसके रचयिता है सरोजिनी नायडू। ये पहला पुस्तक उनके द्वारा लिखा गया था, गोल्डन थ्रेशहोल्ड। हालांकि इनके द्वारा वो काफ़ी स्टार्टिंग में चर्चा नहीं हुए थे, उनके जो बाद में जो 2 पुस्तक आए थे, बर्ड ऑफ टाइम, और उसके बाद तीसरा जो था ब्रोकन विंग्स, इसमें वो काफ़ी उनको चर्चा मिला था, काफ़ी उनको प्रसिद्धियाँ मिली थी सरोजिनी नायडू को। तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है। अब देखिए ये 4 ऑप्शंस दिया गया, उसमें कौन सा इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स का दृष्टिकोण है। पहला है इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय उल्लेख है, आगे पढ़िए। इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच युद्धों का अभिलेख है। सी में इतिहास पोशाक और शोषित वर्गों के बीच का संघर्ष का सिलसिला है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह कार्ल मार्क्स के द्वारा इतिहास के विषय में कहा गया है कि इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। यह अपना जो देते हैं दृष्टिकोण कार्ल मार्क्स का है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 में है कि प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मुंबई, मद्रास की स्थापना। देखिए जब आ जाए प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना और प्रथम न्यायाधीश, तीनों कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। अब देखिए यही 3 बार बार क्यों आता है, आपके माइंड में प्रश्न उठता हुआ कभी कभी कि कलकत्ता, मद्रास, क्योंकि उस समय यही 3 बड़े प्रेसिडेंसी थे। आपको मालूम है ना कि पहले कलकत्ता के अंदर मद्रास, मुंबई आता था, लेकिन बाद में क्या कर दिया गया था, एक अधिनियम के तहत क्या किया था, कलकत्ता के जो उसके गवर्नर जनरल था, मद्रास और मुंबई का पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया गया था। और कौन सा अधिनियम हुआ था, 1793 का चार्टर एक्ट के तहत। तो यही 3 बड़ा प्रेसिडेंसी था जो उस समय जाना जाता था। तो वह आया था प्रथम 3 विश्वविद्यालय 1857 के समय में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, कलकत्ता में, मद्रास में और मुंबई में। अब आपसे पूछेगा कि 1857 ईस्वी में किसका शासनकाल होता है, तो आप याद करिए 1857 ईस्वी में किसका शासनकाल होगा, कैनिंग का होगा, क्योंकि उस समय कैनिंग ही होता है। और 1857 में इधर क्रांति भी होता है, कौन क्रांति होता है, 1857 की क्रांति होता है, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद
नेक्स्ट है क्वेश्चन 1 का, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 में क्या है? सूची 1 में समाचार पत्र है, सूची 2 में भाषा। अब देखिए भारत मित्र है एक, भारत मित्र, ये भारत मित्र है जो प्रकाशित किया गया है पंडित हरमुकुंद शास्त्री के द्वारा। ये भारत मित्र को, हालांकि ये जो मासिक पत्रिका समाचार पत्र ये हिंदी में प्रकाशित किया गया था। बोला जाता है कि यह मतलब उस टाइम का हिंदी का सबसे मतलब प्रथम पत्रिका था। उस टाइम नहीं किया जा रहा था। इनको पंडित जो हरिमुकुंद शास्त्री उनको लाहौर से बुलाया गया था स्पेशल, तो वह हिंदी में प्रकाशन है। और बाकी जो राष्ट्रमित्र और प्रजामित्र और नायक हैं वह आप एक बार देख लेंगे। हालांकि इसका बारे में विशेष मतलब उपलब्धि हमको पता नहीं चल पाया कि क्यों किस परिस्थिति में लिखा गया था। तो इसका हो जाएगा 1 का 3 ऑप्शन। देखिए 1 का 3 किस में, और एक ही ऑप्शन में है, ही ऑप्शन नंबर सी में। बाकी का बी का हो जाएगा 4 हो जाएगा, राष्ट्रमत हो जाएगा मराठी, और प्रजामित्र हो जाएगा 2 का, प्रजामित्र सी का हो जाएगा 2 गुजराती, और नायक हो जाएगा 1 बंगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। हाँ एक देखिए, अच्छा देखिए ध्यान में भी आ गया, एक ऊपर देखिए जो हम लोग देखिए एक चंद्रकांता का नहीं नाम बताए थे, चंद्रकांता का इसमें से कोई नहीं हुआ। चंद्रकांता का जो लिखा गया था यह देवकी नंद खत्री के द्वारा लिखा गया था। बोला जाता है कि सबसे पहले इसका जो प्रकाशन हुआ था वह 1888 ईस्वी में होता है, और पहला उपन्यास होता है किनका? देवकी चंद्र खत्री का। काफ़ी चर्चित, काफ़ी प्रसिद्ध बुक, अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। बोला जाता है कि जब चंद्रकांता जब आया था 1888 ईस्वी में देवकी चंद्र खत्री के द्वारा, तो लोगों में इतनी अभिलाषा थी पढ़ने की कि लोग हिंदी और देवनागरी बहुत मात्रा में मतलब लोग सीखने लगे थे। इतना ज़्यादा मतलब बहुत लोगों क्या हो गए थे, देवनागरी हिंदी भाषा का सीखने लगे थे उस टाइम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 में। कह रहा गांधी जी ने कहा था कि उनकी कुछ गहन धारणाएं अनटू द लास्ट नामक पुस्तक से प्रतिबंधित होती है। इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। ये इस पुस्तक का हुआ संदेश क्या था जिसमें महात्मा गांधी को बदल डाला? तो आपको मालूम होना चाहिए अनटू द लास्ट नामक पुस्तक, इसके जो कौन है ऑथर, वह है रस्किन है, जॉन रस्किन, जो क्या हुए थे, लंदन में पैदा हुए थे। तो वही जॉन रस्किन के द्वारा लिखा गया। जॉन रस्किन इसमें तो मुख्यतः क्या होता है, वो अमीर परिवार से तो आता ही आता है। उनके पिता का अभिलाषा मतलब होता है कुछ और कि बहुत बड़ा डिग्री करे, लेकिन आखिर में बहुत बड़े व्यक्तित्व बनते ही बनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि जो उनके पिता सोचते हैं उससे भी वो ऊपर ही जाते हैं, लेकिन जो जिस तरह से वो सोचते हैं उस पर वो पूर्ण रूपेण जो सोचते हैं कि 30 वर्ष में पूरा मतलब धर्म का ज्ञाता हो जाए, तो उस तरह से नहीं होते, लेकिन काफ़ी प्रसिद्धियाँ हासिल करते हैं। जॉन रस्किन वही उनके पूरा जीवन कथा है, किस प्रकार से वो क्या करते हैं, गरीबों के बीच अपना कुछ समर्पण करते हैं, कुछ दान करते हैं, फिर उनकी शादी होती है, फिर उनके जब शादी होता है तो शादी के बाद किस तरह से उनका त्याग हो जाता है, पत्नी से कभी मतलब उनका होता नहीं है, पत्नी त्याग दे देती है। तो इस तरह से पूरा उनका जीवन है, काफ़ी अच्छा है लिखा हुआ। तो यही उनके जो गांधी जी इसमें जो पूरा बदलाव आता है वो आता है। देखिए क्या इसमें आता है, पहला है कि सुशिक्षित व्यक्ति को यह नैतिक दायित्व है कि वह शोषित और निर्धनों का उत्थान करे। यह नहीं होता। व्यक्ति के जीवन का सबके कल्याण में निहित है। यही उनके जीवन का सबसे होता है कि व्यक्ति का जो जीवन है सबके कल्याण में ही निहित है। अगर पूरा आपको स्टोरी पढ़िएगा किसका, जॉन रस्किन का, तो उसमें एक चीज़ स्पष्ट चीज़ झलकेगा कि उन्होंने अपना जीवन क्या किया था, कल्याण में ही निहित किया। असहाय गरीबों को उन्होंने संपूर्ण योगदान दिया। कौन? जॉन रस्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 में। 101 में निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसिद्ध विधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी जाती है? तो भारतीय सिविल सेवा हो गया, भारतीय पुलिस सेवा, ये कर्नवालिस के शासनकाल में। कर्नवालिस का शासनकाल कब रहता है? वह 1786 से 1793। वारेन हेस्टिंग कौन था? 1772 से 1785 ईस्वी। ये प्रथम क्या था वारेन हेस्टिंग्स? वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल था। तो ध्यान में रखेंगे, यह भी प्रश्न कभी कभी पूछ दिया जाता है कि वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर था, तो गवर्नर कौन था? क्लाइव होता है, और अंतिम गवर्नर जनरल कौन बनता? गवर्नर बनता, वही वारेन हेस्टिंग, वही फिर गवर्नर जनरल बन जाता। बेलेस्ली क्या था? बेलेस्ली की सहायक संधि आपको मालूम ही होगा, 1798 से 1805 ईस्वी, वो काफ़ी प्रसिद्ध है बेलेस्ली की सहायक संधि। लॉर्ड विलियम बेटिंग 1828 से 1835 ईस्वी।
यह लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में क्या होता है, सती प्रथा अंत होता है, ठगी प्रथा अंत होता है, कर्नल स्लीमैन के द्वारा ठगी प्रथा अंत किया था, अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम इसी में बनता है, मैकाले के द्वारा 1835 ईस्वी में सरकारी सेवा में जो भेदभाव वो भी अंत कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 में देखिए, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना का संभव बनाया। देखिए हम जो मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास लिए उसमें ये जो सब स्पष्ट दिया गया है, जब बंगाल के गवर्नर जनरल पढ़ेंगे तो उसमें एकदम इसका स्पष्ट किया गया, उसी से सब है। अगर उसको आप याद रख लेंगे या 2-3 बार देख लेंगे क्लास को पेन डाउन, तो बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। तो करा भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव कब बना था, वो 1861 के अधिनियम में। कैसे, क्योंकि 1861 के अधिनियम में विधान परिषद की स्थापना होती है, और विधान परिषद की जैसे स्थापना होती है तो उसमें कुछ भारतीयों को एंट्री करने का शर्त और नियम के साथ दिया जाता है। हाँ, हालांकि प्रत्यक्ष नहीं होता है, लेकिन कुछ शर्त ही सही जरूर रहता है कि उसमें एक आशा खुल जाता है कि एंट्री कर सके, जिसमें बाद में आप देखेंगे कि कौन एंट्री करते हैं, ये सच्चिदानंद सिन्हा भी रहते हैं जो एंट्री करते हैं 1910 ईस्वी में 4 महाराजाओं को पसीते हराकर। फिर और भी हैं। तो ये 1861 के अधिनियम है, क्योंकि इसमें विधान परिषद की स्थापना होती है। 1833 के चार्टर एक्ट में क्या होता है, आपको आशा करते मालूम होगा। 1833 के चार्टर एक्ट में जो व्यापारिक एकाधिकार आता है उसको समाप्त किया, सरकारी में भेदभाव समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद और क्या होता है 1833 के अधिनियम में, पर से एक आता है विधि सदस्य मैकाले को नियुक्त कर दिया जाता है। उसके बाद और क्या होता है 1833 के चार्टर एक्ट में, उसके बाद एक और होता है हाँ 1833 के एक्ट के तहत 1843 में दास प्रथा समाप्त किया था एलनबरो के शासनकाल में। 1853 में क्या होता है, 1853 में क्या होता है, अधिकारी के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ कर दी जाती है ICS के लिए इसी में, और विधि को पूर्ण सदस्य दिया जाता है। 1858 में क्या होता है, 1858 आपको मालूम ही होगा, वाइसराय को गवर्नर जनरल का पद हटाकर सीधे क्राउन को सौंप दिया जाता है, और वाइसराय का पद नियुक्त होता है। जो कौन होते हैं, पहले वाइसराय कैनिंग होते हैं। उसके बाद क्या क्या आता है, भारत सचिव का पद यहीं पर नियुक्त किया जाता है। उस सचिव के सहायता के लिए क्या क्या था, ऑफिस का व्यय भारत से ले जाता है, इसे होम चार्ज नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 103 में, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी। अगर आप हाल ही के करंट में अपडेट होंगे तो यह पक्का मालूम होगा, वह लेबर पार्टी का था, क्योंकि उस समय क्लीमेंट एटली रहता है। लेकिन अभी हाल ही में आपको पता होगा, जब जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा से हटाकर उसे केंद्रशासित प्रदेश माना गया था, तो यह लेबर पार्टी क्या कहा था, यह असंवैधानिक करार दिया था। लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी वही भारत का सपोर्ट करते हुए कहा था कि भारत का यह आंतरिक मामला है और उसे यह हक लेने का पूर्ण अधिकार है। तो ये चर्चित था, तो ये आशा करते हैं कि क्लियर होगा। तो उस समय लेबर पार्टी का था, जो हाल में बंगाल का जम्मू कश्मीर का क्या करने पर, केंद्रशासित प्रदेश बनाने पर वह आलोचना किया, वहीं उसके अपोजिट कंजर्वेटिव पार्टी सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 104 में, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कब गाया था। तो यह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार 1896 ईस्वी में कलकत्ता के अधिवेशन में गाया जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, उस समय कलकत्ता का अधिवेशन होता है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ही गाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद ये दोबारा भी गाया जाता है, दोबारा शायद 1910 ईस्वी में गाया जाता है। क्या सही है, एक बार देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 1905 में, निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है। अब समाचार पत्रों पर से समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ, क्योंकि कुछ प्रतिबंध था लगा हुआ, वह हटा दिया जाता है चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा। तो चार्ल्स मेटकॉफ का शासनकाल 1835 से 1836। लॉर्ड विलियम बेटिंग अभी हम लोग देखे थे कि विलियम बेटिंग का शासनकाल कब से कब तक रहता है, 1828 से 1835 ईस्वी, जिसमें सती प्रथा, ठगी प्रथा सभी को समाप्त किया जाता है। उसके बाद लॉर्ड मैकाले, उसके बाद लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 एगो लॉर्ड हॉर्डिंग है जो नरबली प्रथा, कब 1844 से 1848। लॉर्ड क्लाइव का शासनकाल कब से कब रहता है, 1757 से 1760 ईस्वी। हालांकि क्लाइव 1757 से 60 बनता है, फिर वो चला जाता है इंग्लैंड, फिर 1765 में आता है, 1765 से 67 में फिर वो बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 106 में करा मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई। यह कलकत्ता मुंबई वो 1861 ईस्वी में होता है। हालांकि इसमें भी कैनिंग ही रहता है, क्योंकि कैनिंग का शासनकाल कब से कब तक रहता है, कैनिंग रहता है 1862 ईस्वी तक रहता है ना। हाँ 1862 ईस्वी तक, 1856 से 62 रहता है कैनिंग। तो वही मद्रास मतलब उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 ईस्वी में आता है। यही हो जाता विश्वविद्यालय, तब 1857 हो जाता। तो ध्यान में रखिएगा, यह दोनों प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल विवाद क्या था, इसमें यही था ना
कि जो ब्रिटिशर्स न्यायाधीश के समान भारतीय न्यायाधीश को अधिकार दिलाना था। तो वही होगा, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाना जाना। जो जो यूरोपीय के लोग थे वह क्या होता था, भारतीय न्यायाधीश उस पर मुकदमा या उसका सुनवाई नहीं करते थे, वही जब रिपन आता हटा देता, भारत के लोग भी कर सकते हैं। तो यही ऑप्शन नंबर सी इसका पर्याप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। अब देखिए, स्वामी दयानंद आर्य समाज की स्थापना कब करते हैं, ये 1875 ईस्वी में करते हैं। अभी नील दर्पण की चर्चा हुई थी कि दीनबंधु नील दर्पण, तो दीनबंधु नील दर्पण इसकी स्थापना कब होता है, यह 1860 ईस्वी में नील दर्पण का होता है, लेखन होता है। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ अभी हम बोले 1882 में प्रकाशन होता है। फिर सत्येंद्रनाथ टैगोर के द्वारा सिविल सर्विसेज में पाने वाले पहले भारतीय वो 1863 ईस्वी में, क्योंकि 1853 ईस्वी में प्रतियोगिता के द्वारा इसका सिविल सेवा परीक्षा को एंट्री करने का शुरुआत किया जाता है। 1863 ईस्वी में सत्येंद्रनाथ टैगोर आते हैं, और जैसे ही सिविल सेवा का आ जाता है तो एक आ जाता है 1893 ईस्वी में। क्या होता है, यह परीक्षा भारत में भी प्रारंभ कर दी जाती है, यानी भारत में भी इसका स्टार्ट लिया जाने लगता है बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से। 1893 था, हाँ 1893 सही है, क्योंकि 1892 ईस्वी में क्या होते हैं, वो ब्रिटेन के संसद में घुसते हैं और उसके लिए संघर्ष करते हैं बाल गंगाधर तिलक, वही उनके प्रयास से भारत में भी परीक्षा स्टार्ट होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 109 में कह रहा भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। देखिए, भारत छोड़ो का नारा यह दिया गया था, यह यूसुफ मेहर अली के द्वारा। यह यूसुफ मेहर अली कौन थे, यह एक स्वतंत्रता सेनानी होता है, स्वतंत्रता संघर्ष के नेता होते हैं, जो बोला जाता है आज़ादी के दौरान में यह लगभग इनको 8 बार जेल भेजा गया था। तो यही सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिए थे। बाद में गांधी जी जब भारत स्टार्ट करते हैं क्विट इंडिया 1942 ईस्वी में, तो वही उस नारा को अपनाते हैं और भारत छोड़ो तथा करो मरो ये दो पर जोड़ देते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने विविध से रिलेटेड जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न था उसका विस्तारपूर्वक हल देख लिया, और आपके माइंड में जो भी प्रश्न है, कुछ क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। अब हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं।